हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं के तीसरे लेसन को करेंगे, जो कल हमने बीच में छोड़ दिया था कि वर्चस्व क्या है। सैन्य वर्चस्व के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अब तक हमने सिर्फ वर्चस्व के बारे में बताया, अब हम सैन्य वर्चस्व के बारे में बातचीत करेंगे। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति ही है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का एक अनूठा उदाहरण है कि अमेरिका कोई भी देश अमेरिका की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका से नीचे कुल 22 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका अकेला करता है। तो आप समझो कि किस प्रकार से उसकी सैन्य शक्ति का कोई भी मुकाबला कर लेगा। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए खर्च करता है, प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं, बल्कि उसकी गुणात्मकता भी बहुत है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी करना मुमकिन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों के लिए किया: जीतने के लिए, अवरोध करने के लिए, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे लिए एक अवरोध जो शब्द है नया है, जिसका वर्णन करना जरूरी है। जब दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, अर्थात शीत युद्ध काल में जब दो महाशक्तियों के पास इतनी सैन्य क्षमता थी कि विनाश करने के लिए, अर्थात लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने यानी बराबरी के लिए वो जाने जाते थे, तो जब दो महाशक्तियां एक जैसी हों, जब दोनों प्रतिद्वंदियों के पास एक जैसे हथियार या एक जैसे साधन हों, तो युद्ध जो होता है उसकी स्थिति टल जाती है। ये अवरोध या अंकुश की स्थिति कहलाती है, क्योंकि जब एक कमजोर एक ताकतवर होता है, तो ताकतवर देश कमजोर देश को या तो मार भगाएगा या कमजोर देश ताकतवर देश की ताकत देखकर अपने आप हार मान लेगा। लेकिन जब दो महाशक्तियां बराबर की हों, तो उस समय अवरोध की स्थिति पैदा होती है। आगे हम यहाँ पर वर्चस्व की ढांचागत ताकत के बारे में आज हम यहाँ पर इस टॉपिक में बात करेंगे कि वर्चस्व का ढांचागत ताकत के अर्थ में क्या महत्व है। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। हम वर्चस्व को ढांचागत ताकत के अर्थ में पढ़ेंगे कि ढांचागत ताकत के रूप में अमेरिका किस प्रकार से वर्चस्व में है। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बिल्कुल अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूर होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों का लागू करने की वह क्षमता हो और इच्छा हो।
साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि जहां भी किसी भी वस्तु का लाभ होता है तो उसमें थोड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करने तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका से मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आरंभ आज से ऐसी चीजों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। जैसे सार्वजनिक विद्यालय हैं, अगर कोई एक बच्चा उसमें पढ़ता है और दूसरा बच्चा भी उसी में पढ़ने लगता है तो पहले वाले बच्चे को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण देखिए, इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का जाल संसार में फैल गया है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के हर इलाके में मौजूद है। विश्व के अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की 15% की हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था को एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में न हो। ध्यान रहे, अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाट्स
वाटसन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। एमबीए के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। तो आप मान सकते हैं कि अमेरिका हमारे से लगभग 50 साल आगे चल रहा है। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हमें अपने दक्षिणी अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है, जो कहानी के शुरुआत में आपको बताया था कि वह एक आर्ट का स्टूडेंट बनना चाहता है, चित्रकारी करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी का दबाव है कि वो व्यवसाय संभाले और एमबीए करे। यहाँ ध्यान में रखें कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वे पेंटिंग की पढ़ाई छोड़ करके एमबीए की डिग्री ले, क्योंकि आज जो वर्चस्व है एमबीए का, जिस प्रकार से विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व है, उसी प्रकार से व्यवसायों में अर्थात अन्य पेशों में एमबीए का वर्चस्व है। इसके बाद हम अगले वर्चस्व के बारे में चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक अर्थ में किस प्रकार का अमेरिका का वर्चस्व है। सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिका का वर्चस्व। यहां हम बात करेंगे कि सांस्कृतिक अर्थ में, क्योंकि किसी भी देश को महान बनने में उसकी संस्कृति भी काम आती है। उसकी संस्कृति महान है तो वो देश भी महान है। तो यहाँ अमेरिकी संस्कृति की वर्चस्व के रूप में बात करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग यह या देश अपने असर में रहने वाले को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होती है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए, मनमाफिक होता है अपने अनुसार ढालने के लिए, विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। अगर विचारधारा चेंज हो जाती है तो हम उस देश का वर्चस्व अपने आप मानने लग जाते हैं और उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल हम करते हैं। कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम किसी को अपनी बात जोर जबरदस्ती से मनवाएं तो बाकी लोग भी कहेंगे कि ये कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन अगर रजामंदी से कोई काम होता है तो वर्चस्व स्पष्ट दिखाई देता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य और आर्थिक बढ़त के बुते ही नहीं बल्कि वहां की सांस्कृतिक विचारधारा के बुते पर भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो वर्चस्व है सांस्कृतिक रूप से भी है, क्योंकि जो पूर्वी देश हैं
वो अमेरिका के पहनावे, रहन सहन, उनकी विचारधारा को अपना रहे हैं। अमेरिका का जो पहनावा है उसे पूर्वी देश कंफर्टेबल मान करके अपना रहे हैं और ये वर्चस्व के रूप में सामने आया है। थैंक यू।